इस बात पे आज तक आप खोज ले, प्रेमचंद का जितना मूल्यांकन हुआ है कि प्रेमचंद की रचनाओं में, उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में जो गीत का प्रयोग हुआ, ये पहली रचना से लेकर के कफन, ठगनी क्यों नैना चमका, गीत खड़ी बोली के कहीं नहीं मिलेंगे आप, वे भोजपुरी के मिलेंगे, वे ब्रज भाषा के मिलेंगे, वे स्थानीय बोलियों के मिलेंगे। ये स्त्रियां भक्ति के गीत क्यों नहीं गाती? जो घर से निकली है मंदिर की ओर, भोला हुआ के गीत क्यों नहीं गाती? मैं सिर्फ आपके बीच प्रश्न रख रहा हूं। जो स्त्रियां जा रही हैं और मंदिर से जब लौटती हैं तो दो स्त्रियां बात कर रही हैं, उनका संवाद सुनिए। एक नौजवान चंचल औरत आगे बढ़कर अपनी सहेली से पूछने लगी, क्यों दीदी, तुमने कौन मनौती की है? वह औरत जवाब देती है, मुझको वर अच्छा मिलेगा। पहली औरत, क्या इतने ही दिनों में एक से मन भर गया जो दूसरा करने पर तुली हो? वही औरत, क्या कहूं, मेरा आदमी मुझको मानता ही नहीं। पहली औरत, मैं तुम्हारे बूढ़े को पाऊं तो छाती से लगा लूं, कैसी प्यारी प्यारी सूरत पाई है, मेरा दिल महसूस कर रह जाता है। दूसरी औरत, आओ फिर अदला बदली हो जाए। मित्रों, ये वे औरतें हैं जो 1903 के बाद प्रेमचंद के पूरे साहित्य में फिर से दिखाई नहीं दी। क्यों नहीं दिखाई? क्या इन औरतों का फिर से मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी आपको। वहां ऐसी औरत मिलेगी जो महाजन से लड़ रही है, जो सहना से भिड़ने के लिए तैयार है, वो मिल जाएगी। लेकिन एक औरत जो अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के असंतुष्ट है, क्या वो हंसी ठिठोली, बस हंसी ठिठोली थी? या प्रेमचंद के इस पूरे डिस्कोर्स को इस दृष्टि से भी देखना चाहिए कि हमारी पारिवारिक संरचना में स्त्रियों के लिए कितनी आजादी है? क्यों आखिरकार वही औरतें, प्रेमचंद लिखते हैं, प्रेमचंद के शब्द में उठा के कहूं आपको कि वही औरतें जब घर को लौटती हैं तो लगता है जैसे पर्दा नशीन औरतें हैं और वे कुछ नहीं जानती। हमने देखा है, अपने बचपनों में देखा है मैम, कि हमारी दादी हो, नानी हो या घर की जो औरतें हैं गंगा स्नान के लिए खूब जाती हैं। गंगा किनारे का हूँ तो गंगा स्नान किस लिए? रात भर 6 कोस चल के आएंगी। वो एक मौका है घर से बाहर निकलने का, घर जो मौका कभी भी अपने आप को कहने का, अपने आप को व्यक्त करने का, हंसने का, रोने का मौका नहीं देता। प्रेमचंद ये समझ रहे हैं, ये देख रहे हैं। इसलिए इस यात्रा को, शिवरात्रि के दिन की इस यात्रा को एक मौके के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं जहां औरतें अपनी बात, अपने मन की पूरी उलास खुल करके कहती हैं। मैंने कहा कि ये स्वच्छंदता, ऐसी स्वच्छंद स्त्रियां समूचे प्रेमचंद में फिर दोबारा नहीं मिलती हैं। इस उपन्यास में एक जगह ये प्रसंग आता है कि दो मर्द बात कर रहे हैं और आप जानते हैं कि जब दो स्त्रियों के बारे में जो रेसिस्ट किस्म का मजाक है कि दो स्त्रियां कभी चुप नहीं रह सकती, आपस में बैठी हुई और कभी तो स्त्रियां बात करेंगी तो इस बात पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यदि हम तो वो बात करेंगी क्या खाया, क्या पहना, क्या किया। लेकिन जब दो मर्द बात करेंगे तो उसमें तीसरी बात औरत पड़ेगी। दो मर्द बात कर रहे हैं इस उपन्यास में और वे बात करते हैं तो कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है कि औरतें घुमा करें बेमतलब की। कोई बहुत जरूरी है तो बाजार जाइए, सौदा सुलूफ के लिए जाइए, ऐसे घूमना अच्छी बात नहीं। घर में बैठिए, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है और स्त्री साहित्य पढ़ा कीजिए। आपको पता हो कि 1903 का या जो 20वीं सदी का हमारा जो पहला दशक है और उसके पहले 19वीं सदी का जो उत्तरार्ध और अंत के जो 2 दशक है, वामा शिक्षक, देवरानी जेठानी की कहानी, ये सारी किताबें ऐसी किताब थी। और उस दौर की यदि पत्रिकाओं को आप उल्टे उसमें छपे हुए विज्ञापनों को आप देखें
तो विज्ञापन ऐसे मिलेंगे जहां पर स्त्रियों को उपदेश देने के लिए बहुत सी किताबें लिखी गई। वे उपदेश क्या थे कि आपको, किताबों के नाम भी बड़े रोचक है, सुशीला लड़की, सुयोग्य बहू, सारे के सारे मानदंड वे हैं जो पुरुषों ने खड़े करके रखे हैं और उन्हीं मानदंडों के हिसाब से आपको अपनी जिंदगी जीनी है। पुरुष यही चाहता है बात करते हुए कि आप वे किताबें पढ़ें और इस तरह से पढ़ें ताकि उस पुरुष व्यवस्था के, मर्दों की व्यवस्था के खिलाफ कुछ भी न हो सके। मित्रों, 1904 में प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास आया, हमखुरमा व हमसवाब। हिंदी में यही उपन्यास 1907 में आया प्रेमा के नाम से। बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है अपने आप में, इसलिए भी कि देखने के लिए 1907 में प्रेमचंद की हिंदी कैसी है। यानी कि हम लोग इतने खंडों में जीते हैं, जब हम कहते हैं कि प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आए तो लगता है जैसे कि प्रेमचंद के लिए उर्दू कोई पुराना घर था, वहां से छोड़ करके अब हिंदी में आए। जब प्रेमचंद हिंदी में लिखना शुरू करते हैं तो उर्दू नहीं छोड़ते। इसीलिए आप इसी तरह से आप जब कुछ उर्दू वालों से बात कीजिएगा तो वो कहेंगे प्रेमचंद को शुरू में हिंदी आती कहाँ थी, तो उन्होंने तो 14-15 के आसपास हिंदी सीखी। इन सभी चीजों पर विचार करने के लिए प्रेमा एक अनिवार्य टेक्स्ट है। प्रेमचंद की भाषा की ताकत क्या है और उनकी भाषा की जड़ कहां पर है। यह उपन्यास है, उपन्यास का नायक है अमृत राय। बाद में यही नाम वो अपने बेटे को देते। अमृत राय प्रेमा से विवाह करना चाहते हैं, शादी तय भी हो जाती है, लेकिन जब तारीख तय है तब मन उचट जाता है, दूसरे सामाजिक कार्यों में लग जाते हैं वे। और देखिए क्या समय है, वो सामाजिक कार्यों में, और सामाजिक कार्यों से मतलब सुधार के कार्यक्रमों में लगते हैं, तो जो उनके होने वाले ससुर हैं उन्हें लगता है कि तो ईसाई हो गया। ये जो है, और ये पूरा कथानक प्रेमा का बनारस का है। बनारस जिसे ज्ञान का केंद्र कहते हैं, संस्कृति का केंद्र कहते हैं, कला का केंद्र कहते हैं, और जो जड़ता का भी केंद्र है। उस बनारस में एक व्यक्ति जो सुधार की कोशिश कर रहा है, उसे दूसरा व्यक्ति समझ रहा है कि वो धर्म बदल रहा है। खैर, उन्हीं के पास एक दूसरी स्त्री है पूर्णा, जो विधवा हो जाती है। और इनके जो प्रेमा के पिता हैं, जब देखते हैं कि अमृत राय सही रास्ते पे नहीं आ रहा है, तो उसकी शादी दूसरी जगह कर देते हैं। इधर अमृत राय विधवा पूर्णा से उनका संपर्क बढ़ता है और विधवा विवाह के लिए तैयार हो जाता है। हम आप जानते हैं कि विधवा विवाह के लिए कोशिशें कब शुरू हो गई थी, और लगभग आधी सदी बीत चुकी है तब से लेकर के 1907-8 तक, 1904 तक। उसके बाद भी समाज किस तरह से देखता है। मैं एक दूसरे संदर्भ की ओर जरूर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। वाटर फिल्म थी, परिवेश बनारस का ही है। वह जो पूर्णा है वह विधवा हो जाती है, क्या कहती है, मैं एक उदाहरण दूं आपको। वह जो पड़ोस में पनाइन रहती है, कई बार आई और बोली कि सिर के बाल मुड़ा लो, विधवाओं को बाल न रखना चाहिए, मगर मैंने उनका कहना नहीं माना। इस पर सारे मोहल्ले में तरह तरह की बातें की जाती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। जितनी मुंह उतनी बातें। मगर चाहे जो कुछ हो, मैं इन बालों को मुड़वाकर मुंडी नहीं बनना चाहता। ईश्वर ने सब कुछ तो हर लिया, अब क्या इन बालों से भी हाथ धो डालो। उसी उपन्यास में एक दूसरी विधवा है, रामकली। यह रामकली क्या कहती है? जब तमाम औरतों को बनाव सिंगार किए हंसी खुशी चलते फिरते देखती हूं तो छाती पर सांप लौटने लगता है। विधवा क्या हो गई? घर भर की लौंडी बना दी गई। जो काम कोई न करे वह मैं करूं। उस पर रोज उठते जूते, बैठते लात,
काजल मत लगाओ, मिस्सी मत लगाओ, बाल मत गुथाओ, रंगीन साड़ियां मत पहनो, पान मत खाओ। एक दिन गुलाबी साड़ी पहन ली तो चुड़ैल मारने उठी थी अपनी सास के लिए। जी में तो आया कि सिर के बाल नोच लूं, मगर विष के घूंट पी के रह गए। मित्रों, प्रेमचंद जानते हैं कि हिंदू समाज में यदि बदलाव की शुरुआत करनी है तो चोट जड़ पे करनी होगी, बनारस में। इसलिए पूरा जो कथानक है, कैसे अमृत राय भिड़ता है ब्राह्मणों से, शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता है। और यह भी रोचक संयोग है कि हिंदी की पत्रिका ख्यात पत्रिका हिंदी प्रदीप ने 1907 में जब इसकी समीक्षा की, बहुत दुख की बात है, तो हिंदी प्रदीप के संपादक लिखते हैं कि ऐसी किताबें समाज में जहर घोलेंगी। ये रवैया है आपके समाज में। कहना न होगा कि इस रवैये पर चोट करने में और भारतीय जनता के, खासतौर से हिंदी पट्टी की जनता के मानसिक प्रशिक्षण में, एक बेहतर समाज के निर्माण में, एक बेहतर दुनिया के निर्माण में, एक बेहतर भारत के निर्माण में जितना प्रशिक्षण एक कथाकार के रूप में, एक लेखक के रूप में प्रेमचंद ने किया है, किसी दूसरे लेखक ने। अब यह भी एक रोचक है, जब हम आरंभिक लेखन की बात करते हैं, प्रेमचंद का एक पत्र है लगभग 1930 के आसपास का। प्रेमचंद ये पत्र उन्होंने लिखा था बनारसी दास चतुर्वेदी को। उस पत्र में लिखते हैं प्रेमचंद कि मैंने प्रेमा में जो विधवा विवाह करा दिया था वो अच्छा नहीं किया। आप कहिए, आप आरंभिक लेखन को सुधारवादी कहिए कि आरंभिक लेखन को क्रांतिकारी कहिए। तो हमने जो कैनन निर्धारित कर रखे आरंभिक लेखन के बारे में, उन पर फिर से विचार करने की जरूरत है। मैं बात करूं इसी दौर की, आप कुछ दूसरी कहानियों को देख लें, खौफ रुसवाई हो, निगाहे नाज हो। बड़े घर की बेटी का मैं उल्लेख जानबूझ के नहीं कर रहा, क्योंकि वो उस कहानी को मैं समझता हूं कि प्रेमचंद उस कहानी में भावुक तो भले ना है, लेकिन हमारी दृष्टि पर एक पर्दा डालने का जरूर काम करते हैं। और उस पूरी कहानी की असफलता इस बात में नहीं है कि आनंदी घर बचा लेती, असफलता इस बात में भी नहीं है कि घर बचाने की पहल एक स्त्री करती है, बल्कि असफलता उस कहानी के अंतिम वाक्य में। अंतिम वाक्य क्या है? बड़े घर की बेटियां ही होती ही ऐसी हैं जो बिगड़ा हुआ घर बचा लेती है। ये बड़ा घर क्या है? ढहती हुई जमींदारी, जर्जर होती वो जो सामंती व्यवस्था है, वो क्या किसी छोटे घर की बेटी घर नहीं बचा सकती? ये बड़प्पन का पैमाना क्या आप खींच रहे हैं महाराज? और यदि घर न बचता तो क्या जवाबदेही फिर उस बेटी पर ही आती? बहरहाल, इस दौर के प्रेमचंद के लेखन पर जो सबसे अधिक आरोप लगता है, या उनकी जो सीमा बताई जाती है कि प्रेमचंद का लेखन राष्ट्रवादी आंदोलन की जिस धारा से प्रभावित है, संचालित है, वह मिलिटेंट नेशनलिज्म का दौर है। A.R. देसाई ने जिसे उग्रपंथी राष्ट्रवाद की संज्ञा दी है। प्रेमचंद की किताब, कहानियों की पहली किताब सोजे वतन 1908 में आई थी। अब देखिए, एक कहानी, जो पहली कहानी इनकी है प्रेमचंद की, इश्क दुनिया और हुब्बे वतन, जो अप्रैल 1908 में जमाना पत्रिका में छपी थी। यह जो आपका कहानीकार प्रेमचंद है, 1908 से पहले 3 उपन्यास लिख चुका है। लगभग हम कह रहे हैं 2 दर्जन समीक्षाएं वे लिख चुके हैं, और लगभग 3 दर्जन उनके लेख छप चुके थे इससे पहले, एक कहानीकार बनने से पहले।
तो तैयारी तो इनकी पहले ही हो चुकी थी। यह जो सोजे वतन है, सोजे वतन की भूमिका बहुत गंभीरता से पढ़ने की जरूरत है। प्रेमचंद कहते हैं कि हर एक कौम का, हर एक मुल्क का इल्म और अदब जमाने की सच्ची तस्वीर होता है। और प्रेमचंद कहते हैं कि दो दौर पहले गुजरे। एक दौर था जो जासूसी, अय्यारी उपन्यासों या वैसे साहित्य का था। एक दौर आया जो सुधारवादी दौर आया। ये तीसरा दौर है। और हमारा साहित्य अब ऐसा होना चाहिए जो हमारे दिलों में वतन की उल्फत का पाक जज्बा पैदा करे, देशभक्ति का भाव। और सोजे वतन में 5 कहानियां थी। दुनिया का सबसे अनमोल वतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, सिलाए मातम, इश्क दुनिया और हुब्बे वतन। इसमें से एक कहानी को यदि हम निकाल लें, सिलाए मातम को, अमित राय ने इसका अनुवाद किया हिंदी में। शीर्षक तो वही रहने दिया, सोजे वतन। कहानियों के शीर्षक कुछ कुछ बदले। जैसे सिलाए मातम आप देखेंगे, शोक का पुरस्कार नाम से संकलित है। इश्क दुनिया और हुब्बे वतन सांसारिक प्रेम और देश प्रेम के नाम से है। अब सिलाए मातम कहानी की भी चर्चा हम जरा उस प्रसंग में देख ले पहले, तब आए राष्ट्रीय बोध की कहानियों पर। वो कहानी क्या है कि एक जो नायक है उसे अपनी पत्नी इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उसके स्टैंडर्ड की नहीं है। और उसका स्टैंडर्ड क्या है कि वह जो हीरो है वे एमए पास हैं और पत्नी के बारे में उन्हें संदेह है कि वो पढ़ी लिखी है भी कि नहीं। और इन्हें लगता है कि उनकी एक बैचमेट है जो इनके बराबर है, जो इनसे शेली और किट्स पर बात करती है, जो बैरन पे बात करती है, जो इन पे फलसफे मोहब्बत पे बात करती है। उससे यदि शादी करनी पड़े तो उसके लिए ईसाई हो जाने के लिए भी तैयार है। ये ईसाई हो जाना बड़ा उस समय प्रेमचंद के आरंभिक लेखन में बहुत ही एक चुटकुले की तरह से। हिंदू धर्म की जो जकड़बंदी है उससे मुक्त होना है तो ईसाई हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। और वो जो नायिका है उनकी पत्नी कुमुदनी, और जिस लड़की से इन्हें प्रेम था, लैला, लैला ही कुमुदनी की मदद करती है। और कुमुदनी इन्हीं के पास वेश बदल करके आती है, इनसे पढ़ती है, अंग्रेजी सीखती है और इन्हीं के स्टैंडर्ड के हिसाब से खड़ी होती है। आलोचना तो इस दृष्टि से भी की जा सकती है इस कहानी की, प्रेमचंद आखिरकार मानदंड तो वही खड़े कर रहे थे जो एक पुरुष ने निर्धारित कर रखे। लेकिन एक दूसरा इससे हल्का पाठ करें तो ये भी कह सकते हैं कि एक स्त्री है जो अपनी चुनौती पेश करती है और आपके जो मानदंड है उस पर अपने आप को बराबर सिद्ध करके दिखाती है। हम आए दुनिया का सबसे अनमोल रतन, बहुत चर्चित कहानी है, दिलफिगार और दिलफरेब, दास्तानों की शैली में ये लिखी कहानी। तो ये भी याद रखेंगे हम सब कि प्रेमचंद की, समूचे प्रेमचंद की जब हम भाषिक उपलब्धियों की बात करें और जब कहते हैं कि उनकी भाषा वह है जो हम अपने गांव परिवेश में, अपने आस पड़ोस में सुनते हैं, जिसमें हम बात करते हैं, प्रेमचंद की भाषा वह भाषा है जो पढ़ी जाने वाली भाषा, लिखी जाने वाली भाषा, साहित्यिक भाषा के भेद को मिटा देती है। प्रेमचंद किस भाषा के लेखक हैं? तो याद रखिएगा, इस ताकत को पहचानने के लिए आपको तो अनिवार्य लेखन से गुजरना है, आरंभिक लेखन से गुजरना है। प्रेमचंद ने अपनी शुरुआत ही की थी दास्तानों की शैली से, किस्सा गोई की शैली से, जो पंचतंत्र की शैली, जो हितोपदेश की शैली, जो हमारे चौपालों की शैली। आप कफन का ही आरंभ उठा के देखिएगा, आप ईदगाह का आरंभ उठा के देखिएगा। कहानी बुनते कैसे, कहते कैसे, क्योंकि प्रेमचंद कहानी लिखते नहीं है, कहते, अधिकांशतः वे कहते। तो दिलफिगार है और दिलफरेब है। दिलफरेब नायिका है, दिलफिगार नायक है। दिलफिगार चाहता है कि दिलफरेब का उसे प्रेम मिले, उसका साथ मिले, लेकिन दिलफरेब ये शर्त रख देती है कि तुम्हें मैं अपनी हुजूरी में तभी कबूल करूंगी जब तुम दुनिया की सबसे बेशबहा, सबसे बेशकीमत चीज ला करके दो। और सबसे बेशकीमत चीज क्या है? दिलफिगार के लिए उलझन है। वह है क्या? कानून का खजाना, आबे हयात, तख्ते ताउस, जरे परवेज है कि नहीं पता।
तलाश में निकलता है। पहले वह एक ऐसे चोर के आंसू लेकर के आता है जिसे फांसी के फंदे पे चढ़ाया जा रहा है। उसके सामने एक छोटा बच्चा आता है, बच्चे को देख करके आंसू के टपक पड़ते हैं आंसू, और उन्हीं आंसू की बूंद को लेकर के चलता है। जुल्फिकार कहती है कि ये नहीं, दुनिया की ये अनमोल चीज है लेकिन सबसे बेशकीमत चीज नहीं। दूसरी बार वह सती की चिता के राख उसे लेकर के आता है। वो कहती है कि ये भी अनमोल मान लिया लेकिन ये भी सबसे बेशकीमत। बस हम यहाँ पर यही ठहर के देख ले कि प्रेमचंद किस तरह से अपनी कहानियों में, अपने कथा साहित्य में स्त्री को स्थान देते हैं कि जो पूरा मानदंड है, ये पूरी तलाश है, ये पूरी खोज है, वह एक स्त्री निर्धारित कर रही है। वो तलाश कहाँ जाकर टिकती है? वो हिंदुस्तान आता है कहानी का नायक, और यहाँ आता है तो देखता है कि एक रण क्षेत्र है जहाँ लाशें बिछी हुई हैं, और एक घायल युवक है जिसके सीने से खून बह रहा है। वो चाहता है कि उसके सीने पे कपड़ा डाल दे, खून रुक जाए। जैसे ही कपड़ा डालता है उसका हाथ छिटकता है और कहता है कि ये क्या किया तुमने, इस खून को बह जाने दो। कौन हो तुम? जवाब देता है, क्या तुमने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? ये जो लाशें गिरी हुई हैं इसी तलवार से गिरी हैं। मैं अपनी मां का बेटा और भारत का लखते जिगर, हिंदी उर्दू दोनों की कथा साहित्य पर आप बात करें और देखें। कहानियों की बात जरूर कहना चाहूंगा, कविता के लिहाज से नहीं, कहानियों के लिहाज से भारत की इतनी खुली उद्घोषणा कहीं नहीं मिली है। उसके प्राण निकलते हैं यह कहते हुए भारत माता की जय। आप देखिए शेख मखमूर कहानी आप लीजिए, उस कहानी में भी जो नायक है शेख मखमूर, उसे अपने वतन को आजाद कराना है तो वह जिल्लत सहने के लिए, वह अपमान सहने के लिए भी तैयार हो जाता है। प्रेमचंद की पहली कहानी इश्क दुनिया और हुब्बे वतन को ले। प्रेमचंद के लिए क्या था भारत और किन नायकों के साथ भारत की मुक्ति चाहते थे वे? वह नायक राणा प्रताप। प्रेमचंद का लेख है राणा प्रताप, जो बाद में कलम तलवार और त्याग के नाम से अमित राय ने संपादित किया, और उसे कई लोगों ने, कमल किशोर गोयनका तक ने उसे बच्चों के साहित्य के रूप में प्रचारित किया है। प्रेमचंद ने लिखा राणा प्रताप, प्रेमचंद ने लिखा राजा मानसिंह, प्रेमचंद ने लिखा टोडरमल। उनका लेख है इसी दौर का विवेकानंद, ऑनरेबल गोपाल कृष्ण गोखले, रामकृष्ण भंडारकर। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण लेख है अहद अकबर में हिंदुस्तान की हालत, अकबर के राज्य में हिंदुस्तान की स्थिति। उनका एक लेख है इत्तेफाक ताकत है। यह लेख है इत्तेफाक ताकत है, जो प्रेमचंद पे आरोप लगता है गर्मपंथी राजनीति से प्रभावित होने का। इस आरोप की काट के लिए ये लेख बहुत जरूरी है। ये लेख आया था जब सूरत कांग्रेस दो भागों में बढ़ती है, और कांग्रेस जब दो भागों में बढ़ती, इत्तेफाक ताकत है का अर्थ हो गया कि एकता में ही बल है। प्रेमचंद कहते हैं कि ये दोनों हैं, नेशनलिस्ट और मॉडरेट, इन दोनों को एक होना होगा। और इस विभाजन के लिए केवल तिलक जैसे नेशनलिस्ट दोषी नहीं, बल्कि गोखले, दादा भाई नौरोजी आदि लोगों को भी, जो चाहते हैं कि देश की भलाई हो, एक मंच पर इन्हें आना पड़े। प्रेमचंद के समूचे साहित्य में जो कहते हैं तिलक पंथी है प्रेमचंद, तिलक का उल्लेख इस एक शब्द के या इस एक लेख के अलावे कहीं आपको और नहीं मिलेगा, जबकि उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले पर पूरा लेख ही लिखा। मित्रों, इस दौर की कहानी ले आप रानी सारंधा। मैं बात करता इश्क दुनिया और हुब्बे वतन की। मैजनी उसमें है, नायक उसका मैजनी है। प्रेमचंद अपने देश की मुक्ति के लिए, देश की आजादी के लिए नायकों की तलाश में इटली तक जाते हैं। इससे पहले वे गैरिबाल्डी के नाम से एक लेख भी लिख चुके थे।
प्रेमचंद पर जब संकीर्ण राष्ट्रीयता का आरोप लगता है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रेमचंद कैसा भारत चाहते थे, क्यों इमेजिनी को लाते हैं, क्यों राणा प्रताप को लिखते हैं। क्योंकि राणा प्रताप और अकबर की सेना के युद्ध का जो वर्णन है उस लेख में आप देखेंगे, प्रेमचंद कहते हैं कि ना मैं मेवाड़ का पक्ष ले रहा हूं, ना ओरछा का पक्ष ले रहा हूं। उनके सामने वे नायक, वे हीरो प्रमुख हैं जिनके लिए प्राणोत्सर्ग, देश के लिए जान देना, मातृभूमि के लिए जान देना बहुत ही मामूली बात है। आप रानी सारंधा कहानी को ही ले, प्राण देना लगता है जैसे मामूली बात है, खेल की बात है, मजाक है, और इसी बिंदु पे प्रेमचंद की आलोचना की जाती है। लेकिन प्रेमचंद के लिए अतीत या फिर यह जो मध्यकाल है, मध्यकाल के पात्र कोई अंध गलियारा नहीं है जिसमें भटक जाने का खतरा हो। और प्रेमचंद इसके जरिए किसी सवर्ण मानसिकता की, राजपूती वीरता की कहानियों को कहते हुए, गाथाओं को कहते हुए किसी हिंदू मानसिकता की, सवर्ण मानसिकता की उसकी पैरवी नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने पात्रों, अतीत के पात्रों के जरिए वे उन नायकों की तलाश कर रहे थे। और अपने वर्तमान में, और हम कहें कि हम 21वीं सदी में हम जरा अपने मन पे, सीने पे हाथ रख के कह दें कि हमारे पास कोई राणा प्रताप है क्या, हमारे पास कोई रानी सारंधा है क्या, जहाँ छल छद्म से भरी हुई राजनीति है, जहाँ घोटालों का संसार है, जहाँ सब कुछ लूट खसोट पे ही टिका हुआ है। वो किस जाति से आते हैं उसको छोड़िए, लेकिन क्या कोई है जो अपने लिए, अपने वतन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान दे दे? जान ले ले भले। प्रेमचंद की वे कहानियां जिनमें राष्ट्र उपस्थित होता है, उनका मूल्यांकन इस दृष्टि से जरूर किया जाना चाहिए। एक कहानी का उल्लेख इस प्रसंग में करके समेटेंगे कि सोजे वतन में ही संकलित है, यही मेरा वतन है। कहानी है क्या कि एक 90 वर्षीय वृद्ध है जो जब 30 साल का था तो अमेरिका चला गया था, 60 साल के बाद भारत लौटता है। जैसे आजकल भी एनआरआई लोग लौटते हैं, इसलिए लौटते हैं ताकि झारखंड में कुछ खदान मिल जाए, उड़ीसा में कुछ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए, ये कुछ दूसरे कारण से। खूब पैसा कमाया है इसने, बीवी है, बेटे हैं, पोते हैं, सब कुछ ऐश मौत, सब कुछ इसने जिंदगी के पाए हैं। अब आता है भारत, तो आता है यहाँ, उसे रेल दिखती है, बंबई में उतरता है, काले कोट पतलून पहने हुए लोग दिखते हैं। जब अपने गांव की ओर आता है तो गांव में उसे डाकखाना दिखता है, उसे एक थाना दिखता है। थाने के बाहर एक पेड़ के नीचे थानेदार बैठा हुआ है जिसके आसपास कुछ लोग खड़े हैं, और एक नंगे बदन व्यक्ति जिस पर चाबुकों की बौछार हो रही है। एक स्कूल दिखता है जिसमें बच्चे ऊँघ रहे हैं, कपड़े फटे हुए हैं और जिनकी सूरत बीमार है। उसे अपने गांव में शराबखोरी दिखाई देती है, बदचलनी दिखाई देती है, जुआ दिखाई देता है। और तब वह कहता है, यह मेरा प्यारा देश नहीं है, यह वह देश नहीं है इसके लिए मैं यहां तक आया। यह कोई और देश है, यह यूरोप है, अमेरिका है, इंग्लिस्तान है, मगर मेरा प्यारा वतन नहीं है, हरगिज़ नहीं। प्रश्न उठता है, 60 साल में हुआ क्या भारत के साथ? क्या हो गया भारत के साथ? इस कहानी को, ये कहानी 1908 में आई थी, और इस कहानी को जब आप हिंद स्वराज के साथ पढ़े तब गांधी की चिंता और प्रेमचंद का दर्द, एक 28 साल का है और दूसरा लगभग उस समय 40 साल। ये दो बड़ी प्रतिभाएं भारत की एक बिंदु पर खड़े होकर के देखती हुई, सोचती हुई मिल जाएंगी।
अंग्रेजों ने भारत की समृद्धि, भारत के विकास के नाम पे जो अंधी लूट मचाई, जो सभ्यता का आवरण हमारे सामने खड़ा है, और भारतीय अर्थव्यवस्था की, भारतीय गांवों की केवल चूल हिला ही नहीं दी, बल्कि इसकी बर्बादी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, उसकी आलोचना आपको यही मेरा वतन है में दिखाई। गांधी जब कहते हैं कि अंग्रेजी सभ्यता बाघ की सभ्यता है, ये राक्षसों की सभ्यता है, ये थाना, ये अस्पताल और ये रेल, गांधी 3 चीजों को खलनायक के रूप में चित्रित करते हैं खासतौर से। एक अस्पताल, दूसरा रेल और तीसरी कचहरी, न्यायालय जो आपके, इसमें पुलिस वगैरह सब कुछ। ये तीनों आपको इस कहानी में मिलेंगे। क्या है भारत? कौन सी चीज है भारत की जो खो गई, जो नहीं मिलती है? वो निराश 90 वर्ष के वृद्ध क्या खोजना चाहता है? और तभी सहसा जब पूरी तरह से थक चुका है, उसे गीत गाते हुए स्त्रियों की और मर्दों की एक आवाज सुनाई देती। वो गीत क्या है? प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। सुनता है और उसे लगता है कि यही तो मेरे वतन का नगमा है, मेरे वतन का गीत, और उनके साथ वह हो लेता है। और तब उसे लगता है कि ना, मुझे मेरा वतन मिल गया। फिर तो यही तो ठहरने की जरूरत है कि प्रेमचंद गीत के जरिए भारत की तलाश कर रहे हैं। निश्चित रूप से उसकी एक धार्मिक पहचान है, बहुत स्पष्ट धार्मिक पहचान है। लेकिन क्या यह वही धर्म है जिसे हम आज ले रहे हैं, जिसे आज रूप में, आज जिस तरह से देख रहे हैं? या यह वह धर्म है जिसकी व्याख्या गांधी हिंद स्वराज में यह कहते हुए कहते हैं कि मैं जब धर्म की बात करता हूं तो हिंदुओं की बात नहीं करता, इस्लाम की बात नहीं करता, जरथोस्ट्री धर्म की बात नहीं करता, बल्कि जो धर्मों का मूल है, जो सहिष्णुता है, उसकी बात करता। प्रेमचंद के लिए भी धर्म वही है जिसकी बात, जिसकी पैरवी गांधी करते हैं। बड़ा रोचक बात कहूँ कि हमने कहा कि प्रेमचंद के आरंभिक लेखन को हम लोग पढ़ते नहीं हैं, और या उसको ऐसी व्याख्याओं के सहारे हमने छोड़ दिया है, ऐसे कुपाठ के सहारे छोड़ दिया है। प्रेमचंद साहित्य के बहुत बड़े आलोचक कहलाते हैं शोधकर्ता तो निश्चित रूप से हैं, कमल किशोर गोयनका। अब गोयनका जी ने इस कहानी की व्याख्या इस तरह से की है, कहते हैं कि उस 90 वर्षीय वृद्ध को उसकी भारत की तलाश अंततः हिंदू भारत में जाकर के पूरी। यदि हम आप प्रेमचंद को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो ऐसी व्याख्याएं होती रहेंगी। बहुत जरूरी है, और सिर्फ उनकी बात ना करें। हम कल भी बात हो रही थी, यह एकमात्र कहानी है, यह मेरा वतन है, जो प्रेमचंद के जीवन काल में हिंदी में आई। 1924 में यह कहानी प्रेम प्रसून में संकलित हुई थी, और इसका शीर्षक हो गया था यही मेरी मातृभूमि। मैंने कहा कि प्रेमचंद को पढ़ने के लिए, प्रेमचंद पर यदि आप काम करते हैं, शोध करते हैं, तो आपसे थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन उर्दू जरूर सीखें। उसके बिना प्रेमचंद पूरे आपको नहीं मिलेंगे, पूरा स्वाद प्रेमचंद का नहीं मिलेगा। 1908 में यही मेरा वतन है, उस कहानी में अपने वतन के लिए डूब करके प्यार है। बार बार, 1000 बार वो कहता है, मैं 1000 बार कहूंगा ये मेरा वतन नहीं है, मेरा प्यारा वतन नहीं है, जिसके लिए मैं आया हूं, ये वतन नहीं है। लेकिन यही कहानी जब 1924 में हिंदी में आती है, बहुत सतर्क पाठ की जरूरत है। हिंदी के पाठ में भारत को सर्वश्रेष्ठ भी कहा गया। यह मेरी पवित्र मातृभूमि नहीं है, यह मेरा सर्वश्रेष्ठ भारत नहीं है। सर्वश्रेष्ठता की यह घोषणा ऐसी, इसका कोई भी संकेत आपको उर्दू पाठ में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यदि सर्वश्रेष्ठता की घोषणा प्रेमचंद को वहां करनी होती तो इटली का नायक नहीं खड़ा करता। जब हम सर्वश्रेष्ठ होने की बात की, ये जो दौर है मित्रों, बहुत इस दौर में बहुत सुटेबल पाठ है ये। गंगा सर्वश्रेष्ठ नदी है, यह राष्ट्रीय नदी है,
दूसरी नदियां विदेश की हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा है, दूसरी भाषाएं विदेश की हैं। जब हमारे भीतर सर्वश्रेष्ठता की का जो दम्भ आता है, यह अपने आप में जो सर्वसत्तावादी अधिनायकवादी प्रवृत्ति है, हिंदी पाठ में वो आपको प्रवृत्ति दिख जाएगी। क्या दोष प्रेमचंद का था? तो एक क्षेत्र ये भी बनता है कि प्रेमचंद की कहानियों के जो हिंदी उर्दू पाठ है उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए और देखा जाए कैसे बदलाव आता है। कई बार तो आपको जान के कफन के हिंदी उर्दू पाठ पे कई लोगों ने काम किया है। कहीं मौका मिले तो आप पूस की रात के हिंदी उर्दू पाठ को देखिए, दोनों लगभग एक समय की कहानियां, एक ही समय हिंदी में भी आई, एक ही समय उर्दू में भी आई। लेकिन हिंदी का पाठ, हिंदी में कहानी का जो अंत होता है वह उर्दू के अंत से साफ अलग है और उससे कहीं ज्यादा रोचक है। उर्दू का अंत कुछ और है और ये बदलाव कई बार प्रेमचंद खुद करते हैं, कई बार प्रेमचंद के अनुवादक करते हैं। तो प्रेमचंद को पढ़ने के लिए ये जरूरी है कि उनके उर्दू टेक्स्ट से गुजरा जाए। यह भी जरूरी है कि कोई भी अंतिम राय बनाने से पहले उनके लेखों, उनके पत्रों की उपेक्षा न की जाए, क्योंकि वह भी प्रेमचंद की चीजें। प्रेमचंद अपने लेखों में क्या बात करते हैं और फिर जो समग्र प्रेमचंद की बात करते हैं उसमें आरंभिक लेखन को उचित महत्व दिया जाए। कुछ चीजें जरूर मैं आपसे साझा करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। कुछ स्लाइड्स हमारे पास सोजे वतन से जुड़े हुए। आप सभी, हम सभी जानते हैं कि सोजे वतन की जब्ती हुई थी। हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे और इस बात को हम आपसे प्रामाणिक रूप से साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये किताब जब्त नहीं हुई थी। उसको यहीं से दिखा। हिंदी उर्दू और हिंदी में तो खैर शोध आलोचना की प्रवृत्ति जहां चीजों को खोज सके नहीं, स्वीकारने में संकोच नहीं होना चाहिए। हम व्याख्या बहुत अच्छी कर लेंगे, लेकिन किसी लाइब्रेरी में खोज करके चीजों को उलट करके देखें, धूल खाएं नहीं है हमने ना। हिंदी समाज के पास व्यापक रूप से ये संस्कार है कि अपनी पुरानी चीजों को संभाल के रखें। उर्दू की बात करें तो आप टोंक जाइए, मीना जी होंगे उधर कहाँ गया? बाहर गए। वहाँ की लाइब्रेरी संपन्न लाइब्रेरी है। पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी है, रामपुर की लाइब्रेरी है, जहाँ पर आप शिव प्रसाद सितारे हिंद ने उर्दू में उनकी जो आप जिन किताबों की बात करते हैं, इतिहास तिमिर नाशक, उनकी स्क्रिप्ट देखनी हो तो आपको हिंदी की लाइब्रेरी कहीं नहीं मिलेगी, आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो उर्दू समाज के पास, उर्दू भाषी समाज के पास ये संस्कार है कि अपनी चीज़ों को कैसे संभाल के रखे। दुर्भाग्य से ये चीज़ें हमारे पास नहीं है। सोजे वतन 1908 में आई थी किताब ये, और और 1908 में प्रकाशित इस किताब के बारे में, इसकी जब्ती की कहानी स्वयं प्रेमचंद ने सबसे पहले सुनाई। हंस का वो 1931 का जनवरी-फरवरी का अंक था। इसमें उन्होंने कहा कि एक रात वो हमीरपुर में थे, एक रात कलेक्टर का बुलावा आया, और ना भी खुले तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। कलेक्टर का बुलावा आया और उन्हें रातों रात अपनी बैलगाड़ी जुतवा करके सुबह कलेक्टर से मिलना पड़ा। कलेक्टर के पास गए हुए तो देखा उन्होंने कि कलेक्टर की मेज पे सोजे वतन की प्रति रखी हुई है, सभी अधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे एक एक कहानी का आशय पूछा गया। और फिर कलेक्टर ने कहा कि तुम्हारी किताब में सिडिशन भरा हुआ है, खैर मनाओ कि
कि अंग्रेजों का राज है, मुगलिया राज होता तो तुम्हारे हाथ काट लिए जाते। बीच बचाव हुआ और उन्हें आदेश दिया गया कि आगे से तुम कुछ न लिखोगे और जो किताबें हैं सो तुम जमा कराओ। प्रेमचंद ने वो किताबें कानपुर से मंगवाई, जमाना प्रेस से ये छपी थी किताब। ये आपके सामने मुख्य पृष्ठ है सोजे वतन का। किताब मंगवाई उन्होंने और कलेक्टर के पास जमा करवा दी। उनके कुछ एक पत्रों से और फिराक गोरखपुरी के उल्लेख से भी ये पता चलता है कि, और दूसरे लोगों ने भी इसका उल्लेख किया है कि उन किताबों में आग लगा दी गई थी। अब ये कहानी इतनी चर्चित रही कि हमने ये भी मान लिया कि किताब जब्त की गई, जबकि इस किताब की कोई विधिवत जब्ती नहीं हुई। कारण क्या है विधिवत जब्ती नहीं होने के? 1908 में किताब आई थी और फरवरी 1910 तक किताबों की जब्ती का कोई कानून इस देश में नहीं था। आपको पता हो कि फरवरी 1910 में ही हिंद स्वराज का प्रकाशन हुआ था और प्रकाशन के तुरंत बाद इसकी जब्ती भी हो गई थी। उसके पहले जो भी जब्ती होती थी, जैसे अल-हिलाल या अल-बलाग या दूसरी चीजों की जो जब्ती होती थी, वो एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत होती थी, प्रेस को ही जब्त कर लिया जाता था। लेकिन किताबों की जब्ती का कानून फरवरी से पहले नहीं था। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि प्रेमचंद ने अपने जीवन सार में यह कहा है कि 6 महीने का समय था और 6 महीने का समय था तो हमें बुलावा आया था, और बुलावा आया था तो उन्होंने ये सारी चीजें की थी। 1908 के अगस्त में ये किताब आई। अगस्त से 6 महीने का समय मोटे तौर पे जनवरी या फरवरी का ठहरता है। फरवरी 1909 हम देखेंगे, ये उसका पहला विज्ञापन है सोजे वतन का, जो जमाना पत्रिका में अगस्त सितंबर 1908 में आया था। और इसमें देखेंगे आप मित्रों, इसके 2 संस्करणों की बात है। एक संस्करण जो अच्छे कागज पे, और देखिए कितना देश के जुड़ाव कैसा है। कहा जा रहा है कि किस्म अव्वल स्वदेशी कागज पर, और किस्म 2 भी है, वो भी स्वदेशी कागज पर ही है। 2 संस्करण आए थे, एक का था 4.5 आना, एक की कीमत थी 3.5 आने। यह जो आपका उर्दू का अदीब है, वह हिंदी के बड़े संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को पत्र लिखता है 20 सितंबर 1908 को कि हम पर कृपा कीजिए और किसी नए नंबर में इसकी रिव्यू निकाल दीजिए। दिसंबर 1908 में सरस्वती में इसकी समीक्षा छपी। आप देखेंगे, बड़ा कर सके, सोजे वतन, ये जो दाएं साइड में इसकी समीक्षा छपती भी है। हमने कहा कि यदि 6 महीने में जब्ती हुई होती तो वह किताब जिसे जब्त भी कर लिया जाए उसका फिर से एडवर्टीजमेंट आए, ये सही, ये मतलब मानने वाली बात नहीं। फरवरी 1909 का विज्ञापन है सोजे वतन का। ये सामने में आपके जुलाई 1909 का विज्ञापन है, जो जमाना पत्रिका में छपा। इतना तो कह सकते हैं कि जुलाई 1909 तक इस किताब पे कोई आंच भी नहीं आएगी। केवल जुलाई 1909 तक ही नहीं, आपके सामने 2 और विज्ञापन है। एक है अगस्त सितंबर 1909 का, एक है अक्टूबर 1909 का। इन विज्ञापनों से ये पता चलता है कि इस समय तक, खासतौर से जो अगस्त सितंबर 1909 का है, वो छप के आया था नवंबर 1909 में। उस विज्ञापन में ये कहा गया है कि जो भी पाठक दिसंबर 1909 तक हमें जमाना के खरीदार उपलब्ध करा देंगे, उन्हें सोजे वतन मुफ्त दी जाएगी। इसका माने है कि दिसंबर 1909 तक इस किताब पर कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ इसके बाद हुआ। 1909 से हम आते हैं 1910 में। 1910 में जब आप आएंगे तो प्रेमचंद की का जो सर्विस बुक है, कमलकिशोर गोयनका ने उसे पुनर्प्रकाशित किया है, बनारस में है भी। 8 फरवरी 1910 की तारीख में उनके सर्विस बुक में एक टिप्पणी दर्ज है, He has done very well indeed here। कानपुर से ट्रांसफर होकर के आए थे हमीरपुर।
यदि विभाग के द्वारा या प्रशासन के द्वारा किसी तरह की कार्रवाई की गई होती तो ये टिप्पणी उनके सर्विस बुक में दर्ज नहीं हुई। यदि कोई दंड दिया गया होता तब भी कोई टिप्पणी दर्ज नहीं की जाती, प्रतिकूल टिप्पणी हो सकती थी। अर्थात 8 फरवरी 1910 तक कुछ भी इस किताब के साथ नहीं हुआ, जो हुआ सो इसके बाद हुआ। बिल्कुल 13 मई 1910 की एक चिट्ठी है प्रेमचंद की, जो दयानंद निगम की उन्होंने लिखी थी। उस चिट्ठी में पहला संकेत मिलता है कि सोजे वतन के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। प्रेमचंद लिखते हैं कि दोबारा पेशी हुई है और फिर से हमें पूछा गया है कि तुमने लिखने के लिए तो मना किया गया था तुम्हें, और फिर क्यों लिख रहे हो। इसका मतलब है कि 13 मई 1910 से लेकर के 8 फरवरी 1910 के बीच में 2 बार उनकी पेशी हो गई थी। इसका प्रमाण इससे भी मिलता है कि जो शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में इसका पूरा विवरण दिया है, शिवरानी देवी ने उनसे पूछा कि तब लिखना छोड़ दीजिएगा, कि प्रेमचंद ने कहा कि ना, उपनाम से लिखेंगे, छद्म नाम अपनाएंगे। छद्म नाम के साथ इनकी पहली रचना जो छपी वह रचना थी गुनाह का अग्निकुंड, हिंदी में यह है पाप का अग्निकुंड के नाम से। अमृत राय ने इसका अनुवाद किया है। और जो लेखक का नाम इसमें था, एकदम दाईं तस्वीर पर सबसे नीचे में देखें आप, वो नाम था अफसाना कुहन। इस नाम से इन्होंने चीज छपवाई अपनी। ये छपा था मार्च 1910 में। इस बीच हुआ क्या कि अप्रैल 1910 में, जिसकी चर्चा भी कई बार हमने की, रानी सारंधा कहानी। अप्रैल 1910 में रानी सारंधा का पहला अंक छपा। वो कहानी 4 किस्तों में है, और वो कहानी जब छपती है तो उसमें नवाब राय नाम फिर से आ जाता है। लेकिन जो शेष 3 किस्तें हैं उसमें नवाब राय का नाम नहीं आता। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 किस्तें छपी थी। और फिर सितंबर की चिट्ठी प्रेमचंद की उठाएं। प्रेमचंद सितंबर की चिट्ठी में, 1910 की सितंबर की चिट्ठी में कहते हैं, ये चिंता व्यक्त करते हुए मिल जाते हैं, अपनी चीजें ये प्रेमचंद दूसरी पत्रिकाओं में अलग अलग नाम से छपवा रहे थे। कहीं पर नून रे के नाम से, कहीं दाल रे के नाम से, अफसाना कुहन के नाम से आप यहाँ देख रहे हैं। पैसा तो मिल रहा था उन्हें, लेकिन जो लेखकीय ख्याति होनी चाहिए थी वह नहीं मिल पा रही थी। और सितंबर 1910 में से पता चलता है कि मुंशी दयानंद निगम ने इन्हें एक नया नाम दिया, और वह नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद, नवाब राय को ये नाम पसंद आता है, और शुरू में ये चाहते हैं कि ये नाम सिर्फ कहानियों के लिए रिजर्व रखें, लेख इस नाम से न छपाएं। लेकिन बाद में वो प्रण भी नहीं चलता। प्रेमचंद नाम से छपने वाली पहली कहानी बड़े घर की बेटी है, जो दिसंबर 1910 में जमाना पत्रिका में छपी थी। तो लगता है बहुत कुछ बोल गए। कोई यदि जिज्ञासा हो, कुछ बात करना चाहते हो तो जरूर। जिज्ञासा तो बहुत सारी होनी चाहिए, बहुत सी बातें। प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यास लेखन के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सुना, और लेकिन इसमें आप जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो क्या कारण है कि आगे के लेखन में उनका यह राष्ट्रवाद उभर के सामने नहीं आता है? यह हम थोड़ा सा नहीं समझ पाए, इस कारण को नहीं जान पाए। ये चीजें तो स्पष्ट हो गई कि राष्ट्रवाद और गांधी दर्शन से काफी प्रभावित है, लेकिन आगे के लेखकों में ये चीजें कैसे विलुप्त हो जाती हैं इस चीज में? प्रेमचंद के आगे के लेखन में
नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये याद रखने की बात है। नामवरी जी अब कहते हैं कि यदि हमें 1901 से लेकर 1936 या 20वीं सदी के आरंभिक दशकों की कहानी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी किसी एक लेखक में देखनी है तो मैं मोहम्मद इकबाल के रहते हुए, सुब्रमण्य भारती के रहते हुए, दूसरे तमाम लेखकों के रहते, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के रहते हुए प्रेमचंद का नाम लूंगा। तो इसके कुछ माने थे। माने ये थे कि आप ये भी देखें कि जो तिलक की राजनीति है वह जो 1900 से लेकर 1918 या फिर 17 से जब गांधी का प्रवेश होता है और 1920 से जो गांधी का